हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम फिर से अपनी पॉलिटी की क्लास लेके आए हैं। इसकी 4-5 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने शायद कल की जो क्लास थी उसमें संविधान सभा को पढ़ा था। और संविधान सभा को हमने इस तरह से पढ़ा था कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है संविधान सभा से तो वहाँ से आपका बनेगा, और वहीं से आपके क्वेश्चन अभी तक जो बने हैं वो वहीं से बने हैं। अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका थोड़ा भी घुमाता है, फिर भी अगर आपने संविधान सभा की क्लास अगर सही से पढ़ ली है तो आप उस क्वेश्चन को भी करने के योग्य हो जाएंगे। उसकी स्थिति में आप आ जाएंगे कि आप थोड़ा अटपटा क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर ले जाएंगे। इस तरह से मैंने संविधान सभा को कराया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और 4-5 जो क्लासें इसकी हो चुकी हैं वो सारी की सारी मतलब आपको चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और इतिहास की तो सारी की सारी मैंने कंप्लीट करा दी हैं, और क्या बोलता हूँ उसकी मैराथन्स भी मैंने डाल दी हैं, जिससे आप बहुत कम टाइम में आप पूरा का पूरा इतिहास कवर कर पाओगे। जो भी मैंने एक एक क्लास करके मतलब जो 71 क्लासें मैंने इतिहास की पढ़ाई हैं उन्हीं का मैंने मैराथन बना दिया है। तो आप चाहे मैराथन्स देख लें, चाहे वो आपके 71 की 71 क्लासें देख लें, आपको सेम फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप 71 क्लासें देखेंगे तो उसमें कुछ जो मैंने क्लास के शुरुआत में, क्लास के एंड में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैराथन्स में नहीं होती हैं, उनको कट करके उसमें ऐड करना होता है, तो वो आपको उसमें भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप मैराथन ही देख लेते हैं तो मैराथन से भी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जो मैंने उन 71 क्लासों में पढ़ाया है। और पॉलिटी और ज्योग्राफी की भी मैंने आपकी क्लास स्टार्ट कर दी है। अब पॉलिटी और ज्योग्राफी की एक एक क्लास आपको लगभग रोज़ाना आपको मिलती रहेगी। बाय द वे अगर कुछ ऐसा होता है कि मैं अगर नहीं होता हूँ तो हो सकता है क्लास मिस हो, वरना मैं हर क्लास टाइम पे लेने की कोशिश करूँगा। मतलब 1 क्लास 2 क्लास आपको डेली देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे कंटेंट भी बनाना होता है और ये कंटेंट बड़ा हार्ड बनता है। मतलब ये सबके बस की बात नहीं है, इसको तैयार कर पाना बड़ा सोचना पड़ता है, कहाँ से क्या चीज़ उठानी है, कहाँ पे लगानी है, तो बहुत टाइम लगता है एक स्लाइड में। तो इसलिए कोऑपरेट करिएगा। अगर क्लास आपको देर से मिल रही है या पीडीएफ आपको देर से मिल रही है तो इसके लिए कोऑपरेट करिएगा। और पीडीएफ के लिए मैं एक आपको वीडियो डालूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो उस वीडियो को देखना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं क्लास को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। और आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक 4-5 क्लासें हो चुकी हैं और हम संविधान पढ़ने के उसमें नहीं आ पाए हैं जहां से हमें संविधान पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें ये भी तो जानना जरूरी है कि संविधान बना कैसे था, अब संविधान की विशेषताएं क्या हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे तब हमको संविधान पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारी समझ में आएंगी। इसलिए मैं इतने पीछे से लेके चल रहा हूँ, और पीछे से भी लेके चल रहा हूँ, और आपको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीज़ें मिल रही हैं। तो इससे बेहतर आपकी क्लास हो ही नहीं सकती थी जिस तरह से मैंने बनाई है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ क्यों करा रहे हो, तो अब एग्ज़ाम का जो लेवल है, एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से पूछ लेता है कुछ भी पता नहीं चलता है। इसलिए इतना सब कुछ तो आपको करना ही पड़ता है। जब मैं कर सकता हूँ तो आपको भी करना पड़ेगा। तो हमको संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिसको बोलते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इनका परिचय देख लेते हैं कि हमको एक्चुअल में पढ़नी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। मतलब उन विशेषताओं की भी विशेषताएं हमको जान लेनी है कि कौन सी विशेषताएं हमको पढ़नी है। तो देखिए, भारत का जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है वो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है और अनोखा है। कैसा है? इसमें जो चीज़ें डाली गई हैं इस संविधान में, जो चाहे वो फंडामेंटल राइट हों, चाहे वो आपके मौलिक अधिकार बोलता हूँ, चाहे आपके मूल कर्तव्य हों, चाहे आपके डीपीएसपी हों, चाहे आपकी नागरिकता जैसी कॉन्सेप्ट हो, बड़ी ही बेसिक, बड़ी ही मूल तत्वों के साथ इसमें जोड़ी गई हैं। चाहे वो आपके प्रियम्बल में जो आपके शब्द मिलते हैं ना देखने को, जब मैं प्रियम्बल पढ़ाऊँगा तब आप देखना उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, तो वो बड़ी ही मतलब एक अनोखा स्वभाव दिखाती हैं, अनोखी छाप छोड़ती हैं अपने इस संविधान पे। इसके कई तत्व हैं जो कि विश्व के अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं। जब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें उठाई गई हैं
मतलब जो स्रोत है ना, भारतीय संविधान के स्रोत, उनमें हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो ये अलग अलग संविधानों से लिए गए हैं और बताया जाता है कि लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था। जो हमारे संविधान निर्माणकर्ता थे उन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, फिर जाके उनमें से जो भी अच्छी चीज़ें थीं वो अपने संविधान में डाली थीं। और जो भारतीय संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और जब ये तैयार हुआ था उसके बाद इसमें कुछ संशोधन भी किए गए, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ था, अब कोई भी चीज़ कम्प्लीटली तैयार हो तो उसमें कोई ना कोई तो कमी रही जाती है। जैसे कि मैं PDF तैयार करता हूँ तो मुझे भी इसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सी बाद में एडिटिंग करनी पड़ती है। कभी कभी तो मैं क्लास करा देता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ अरे इसमें तो ये था, कहीं पे मतलब टाइपिंग एरर था, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भी हुए हैं, जैसे कि 7वां संविधान संशोधन हुआ है, आपका 42वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे आपका यहाँ पे कुछ मिस है, यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे है, 61वां संविधान संशोधन है, और आपके 73वें संविधान संशोधन, 74वें, 97, 101, ये बहुत से ऐसे संविधान संशोधन हुए हैं। और भी संविधान संशोधन हुए हैं। मतलब आपको एक विशेषता है कि भारतीय जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बना है, तो उसकी ये अलग अलग विशेषताएं हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। इसमें इतने सारे संशोधन हुए, मतलब इस एक संविधान संशोधन के जरिए इतनी चीज़ें संशोधित की गई संविधान में कि इसको खुद एक संविधान का नाम दे दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। और केशवानंद जो भारतीय केस है, मामला है, जो 1973 में आता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक क्या बोलता हूँ, इसके जरिए एक बहुत बड़ी विशेषता जुड़ती है भारतीय संविधान में। और वो क्या है? जो अनुच्छेद 368 है उसमें हमारे बताया गया है कि संविधान संशोधन करने की शक्ति वो कहाँ पे है? अनुच्छेद 368 के अर्थात के अंतर्गत है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस आया था, केशवानंद भारती केस जो आया था 1973 में, इसने तो कहानी ही पलट के रख दी थी। इसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। अभी तक जो 368 के तहत कहा जाता था कि संविधान को कहीं से भी संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसने ऐसी बात निकल के आई कि आप संविधान के एक एक पन्ने को बदल सकते हैं, एक एक हरूफ को बदल सकते हैं, लेकिन उसकी मूल भावना को नहीं चेंज कर सकते हैं, उसके मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी आत्मा को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसकी सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो संविधान का हर एक चीज़ आप बदल सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है, जैसे कि उसका प्रियम्बल है, प्रियम्बल में बहुत सी चीज़ें हैं जो पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं मूलभूत, जिनको नहीं बदला जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ओवरव्यू था कि हमको संविधान की विशेषताओं को पढ़ना कैसे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये हैं हमारे संविधान की विशेषताएं जिनको हमको पढ़ना है। तो एक तो सबसे पहली विशेषता क्या है? सबसे लंबा व लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक तो लिखित तो है ही है, और सबसे लंबा व बड़ा संविधान है। देश विश्व में कहीं भी ऐसा संविधान नहीं है जो कि इतना विशाल हो। विभिन्न स्रोतों से विहित है, मतलब बहुत से स्रोत हैं इसके, अलग अलग देशों से इसको लिया गया है। कहीं से कुछ लिया गया है, तो कहीं से फंडामेंटल राइट, कहीं से प्रियम्बल, कहीं से कुछ, मतलब बहुत सी चीज़ें इसमें अलग अलग तरीक़ों से ली गई हैं। कठोर संविधान है हमारा और लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी है, ये दोनों बातें हमारे संविधान में देखने को मिलती हैं। संघीय व्यवस्था, एकात्मकता की ओर झुकाव है इसका। एक तो संघीय व्यवस्था है हमारी, और फिर भी क्या है हमारा? एकात्मकता की ओर झुकाव है। क्या है समझेंगे इसको, क्या आखिर बात क्या कह रहे हैं ये। सरकार का जो स्वरूप है ना वो संसदीय स्वरूप है। हमारे यहाँ जो सरकार है वो संसदीय सरकार है, ना कि आपकी प्रेसिडेंशियल सरकार है। और जो संसदीय संप्रभुता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, इसमें भी आपस में एक कनेक्टिविटी है। क्या है? आपस में एक कनेक्टिविटी है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो राज्य के लिए एक पावर का काम करते हैं। मौलिक अधिकार जो कि व्यक्तियों के लिए काम के हैं, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मौलिक कर्तव्य जो कि एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का इस तरह से पालन करना चाहिए देश के प्रति, तो वो मौलिक कर्तव्य हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना दी गई है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिखाया गया है इसमें। और एकल नागरिकता है। स्वतंत्र निकाय भी हैं हमारे यहाँ पे कुछ, जिनको
मतलब ऐसे निकाय हैं जिन पे सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, जिस पे संसद का कोई दबाव नहीं होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते हैं। ऐसे भी हमारे कुछ निकाय हैं। आपातकालीन प्रावधान है, त्रिस्तरीय आपकी सरकार है, जो आपकी क्या बोलता हूँ पंचायती राज व्यवस्था है, तो वो आपकी त्रिस्तरीय सरकार और आपकी सहकारी समितियाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें से हम सारी चीज़ों की डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हमको डिटेल, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब हम संविधान पढ़ रहे होंगे तो उसमें उसकी बात करेंगे। जैसे कि मूल अधिकार, तो हम मूल अधिकार में ही उनका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। मौलिक कर्तव्य या मौलिक या क्या बोलता हूँ राष्ट्र के नीति निदेशक तक, तो इन चीज़ों की तो वैसे भी डिस्कशन होनी ही होनी है। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम इनका तो होना ही होना है। तो वो चीज़ें अभी जानने की कोशिश करेंगे जिनको हमको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है सबसे लंबा लिखित व निर्मित संविधान? भारत का जो संविधान है सबसे लंबा है, लिखित है व निर्मित संविधान है। अब लिखित व निर्मित संविधान क्या होता है? लिखित व निर्मित जो संविधान होता है वो आपका इस तरह से होता है। क्या है? लिखित व निर्मित संविधान। और एक आपका होता है अलिखित और विकसित संविधान। एक तो निर्मित होता है, एक आपका विकसित होता है। क्या होता है? एक निर्मित होता है और एक आपका क्या होता है? विकसित। विकसित जो होता है वो परंपराओं के आधार पर विकसित होता है, और निर्मित जो होता है वो अलग अलग संविधानों से उसकी अच्छी अच्छी बातों को इकट्ठा करके उसको लिखा जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं जो लिखित है वही निर्मित है, और जो आपका अलिखित है वही विकसित है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जो लिखित संविधान है, संविधान सभा द्वारा निर्मित होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है संविधान की बातों को रखती है, संविधान के प्रारूप को तैयार करती है और संविधान को निर्माणित करती है। जैसे कि आपका अमेरिका का संविधान है, जैसे कि आपका भारत का संविधान है, जैसे कि आपका फ्रांस का संविधान है। और जो अलिखित संविधान होता है वो परंपराओं द्वारा विकसित होता है। परंपराएं जो चली आ रही हैं, जो परंपराओं में कानून बने हुए हैं, उन्हीं कानूनों के जरिए देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित संविधान है। अरब का संविधान है, अलिखित संविधान है। कनाडा का संविधान है, अलिखित है। इजराइल का है, न्यूजीलैंड का है। ये वो संविधान है जो अलिखित हैं। अभी तक आपने जो अलिखित संविधान के उदाहरण पढ़े होंगे तो वो आप ब्रिटेन को ही पढ़ते आए होंगे, और ब्रिटेन ही आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो ब्रिटेन ही उसका आंसर मिल जाता है आपको, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इतने देशों के संविधान आपके अलिखित हैं, ये परंपराओं पे आधारित संविधान है, तो ये भी आप याद रखना। अब हमको जो पढ़ना है, भारत के बारे में पढ़ना है, तो भारत का जो संविधान है वो विशाल संविधान है, बहुत ही विशाल संविधान है। इसमें लगभग 1.5 लाख शब्द आपके दिए गए हैं। कितने? अगर आप काउंट करने बैठ जाएं तो लगभग आपके 1.5 लाख शब्द आपके संविधान में मिलेंगे, जो कि आपको विश्व का ऐसा कोई भी संविधान नहीं है जिसमें इतने आपके क्या हों शब्द आपके दिए हों, इतने प्रावधान दिए गए हों। ऐसा कोई भी संविधान नहीं है। अब जो भारत का संविधान था, जो मूल संविधान था, वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। और जब ये लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं और 395 अनुच्छेद इसमें थे। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन जो वर्तमान का संविधान है आज उसमें 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 470 प्लस आपके क्या हो चुके हैं? अनुच्छेद हो चुके हैं। तो ये आपको अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो आपको 395 ही लगाना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अब लगभग कितने संशोधन, मतलब संशोधनों सहित आपके संविधान के जो अनुच्छेद हैं वो कितने हो चुके हैं, तो लगभग आपके 470 प्लस हो गए हैं। और वैसे आपके आज भी 395 अनुच्छेद ही आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो संशोधित होके आए हैं ये सब आर्टिकल में जुड़ गए हैं। मतलब आर्टिकल जैसे कि आपका आप पढ़ेंगे ना, वो क्या बोलता हूँ 36 से लेके 51 तक आपका क्या है? नीति निदेशक तक हैं। और 51 का आप पढ़ेंगे तो उसमें मौलिक कर्तव्य आपके दिए हैं। तो 51 का मतलब उसका सब आर्टिकल जोड़ दिया है। तो उस आर्टिकल को अगर देखें तो वो 51 ही रहता है। तो इसलिए 395 अनुच्छेद रहते हैं और भाग भी आपके 22 ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 51 जो 36 से लेके 51 तक है ना, वो आपका क्या है? पार्ट 4 है। और जो 51 का है वो पार्ट 4A में आता है। इस हिसाब से आपके 22 भाग भी 22 ही रहते हैं। तो आपको ये अगर पूछा जाए
और ये पूछा जाए तो आप सेम ही बताना। लेकिन अनुसूचियाँ आपकी बढ़ गई हैं, 8 से आपकी 12 हो गई हैं अनुसूचियाँ, क्योंकि अनुसूचियाँ पहले 8 थीं, अब एक अनुसूची 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं हो गई। इसमें ऐसा सब आर्टिकल जैसा सब अनुसूची नहीं इसमें जोड़ी गई है, इसलिए ये क्या है आपकी 12 है। अब भारत का जो संविधान था क्या अभी भी है, तो जो वर्तमान संविधान है उसमें 1951 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। और संशोधन हुआ तो उसमें भाग 7 को हटा दिया गया था। ये 25 मतलब ये जो आए हैं ये आए कैसे हैं, भाग 7 को हटा दिया गया तो कितने बचे थे, 22 में से 21 बचे होंगे। अब 21 में से 4 और जुड़ने चाहिए तभी तो आपके 25 होंगे। हाँ, तो 4 भाग इसमें जोड़े गए और वो कौन से हैं, 4 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया और 14 का जोड़ा गया। तो ये आपके क्या हैं, इतने आपके क्या हैं संविधान संशोधन आपके जोड़े गए हैं, मतलब इतने भाग आपके क्या हैं जोड़े गए हैं। तो इसीलिए क्या हो गए, अब 21 4 25 हो गए। और 4 आपकी अनुसूचियाँ जोड़ी गई जो कि आपकी क्या है, एक 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं एंड 12वीं अनुसूची। तो ये आपकी क्या है अनुसूचियाँ जोड़ी गई। इसीलिए भारत का जो संविधान है बड़ा ही विशाल संविधान है, बड़ा ही निर्मित संविधान है, बहुत विशाल संविधान है, आप इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये कठोर व लचीला संविधान है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। कठोर क्यों है, लचीला क्यों है, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट कठोर और लचीले का। कठोर संविधान है भारत का, जिसको कठोर भी बोलेंगे, अनम्य बोलेंगे और रिजिड भी बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे तो रिजिड। अनम्य एक होता है नम्य, नम्य जो मतलब आसानी से उसको चेंज किया जा सके, अनम्य जिसको आसानी से चेंज ना किया जा सके। तो लचीला का भी वही मतलब होता है जिसको चेंज किया जा सके, और नम्य का भी वही मतलब होता है जिसको चेंज किया जा सके, आसानी से संशोधन हो सके, जिसको इंग्लिश में फ्लेक्सिबल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। जिसमें संशोधन आसानी से ना हो वही आपका कठोर संविधान होगा। जैसे कि जो अमेरिका का संविधान है ना, वो 1789 में बना था, और आज वर्तमान टाइम में भी उसमें जो संशोधनों की संख्या है वो मात्र 7-8 संशोधन हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपके अगर हो गए हों तो बहुत ज़्यादा आपके 10+ आपके संशोधन हुए होंगे। यानी इतना कठोर संविधान है कि उसमें संशोधन कर पाना बहुत ही कठिन है। जैसा बन गया संविधान वही आपका कानून है। और जो लचीला संविधान है जिसमें आसानी से संशोधन हो जाए, जो कि ब्रिटेन का संविधान है, बहुत आसानी से कोई भी, क्योंकि परंपराओं पे आधारित आपका क्या है कानून है। लेकिन परंपराएं वर्तमान और परंपरा में बड़ा फ़र्क हो जाता है, क्योंकि परंपरा में क्या होता है, एक व्यक्ति है जो आज से मान लो कि 500 साल पीछे था, तो उसने जो 500 साल पीछे बातें की होंगी वो उस 500 साल पीछे की परिस्थितियों के अनुसार की होंगी, और आज जो बात करेगा तो वो आज की परिस्थितियों के अनुसार करेगा। तो परंपराओं में क्या है, बड़ी आसानी से चेंजेस आ जाते हैं। और भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिला जुला संविधान है, यहाँ का भी है यहाँ का भी है, दोनों ही फैक्टर इसमें मिलते हैं, दोनों ही तथ्य इसमें शामिल हैं। तो भारत का संविधान क्या है, इन दोनों से मिलके बना है। और 1950 में क्या है बना था, हमारा संविधान लागू हुआ था, और अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। 100 से अधिक संशोधन आपके हो चुके हैं भारतीय संविधान में। तो ये बड़ा कठोर भी है और लचीला भी है। लचीला इसलिए क्योंकि ये इसमें इतने संशोधन हो चुके हैं। कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी संशोधन होते हैं उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसके लिए एक विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। कभी कभी साधारण बहुमत होता है तो कभी कभी विशेष बहुमत होता है। अब ये विशेष बहुमत साधारण बहुमत क्या है किसी दिन समझाऊंगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब अनुच्छेद जो 368 है, जो अनुच्छेद 368 है जिसमें संशोधन करने की पावर है, देखिए यहाँ पर आपका दिया तो है, मैं कह रहा हूँ कभी समझाऊंगा, यहीं पे मैंने लिख के लाया हूँ, मैंने नीचे देखा ही नहीं मैं कि इसमें लिख के भी लाया हूँ। तो देखिए विशेष बहुमत, विशेष बहुमत क्या होता है, दोनों सदनों में क्या है उपस्थित एवं मतदान का 2/3 तथा प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। क्या है इसमें, क्या है जितने भी व्यक्ति उपस्थित होते हैं किसी सदन में और उस सदन के जितने भी व्यक्ति मतदान करते हैं उनका 2/3 जो कि प्रत्येक सदन में हो, मतलब लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, उनका बहुमत मतलब 2/3 से पास होना चाहिए। जितने भी उपस्थित हैं, मान लिया कि 100 लोग उपस्थित हैं तो 100 में से
2/3 लोगों का मतदान होना चाहिए। 100 बोले तो 2/3 क्या होता है? 2/3 ऐसे समझिए जैसे कि 3 लोग हैं, मान लिए कि 3 लोग उपस्थित हैं, तो उसका 2/3 का मतलब है 3 में से 2 का बहुमत होना चाहिए कि संशोधन होना चाहिए। एक बचा है, वो नहीं भी कह रहा है तो कोई बात नहीं है, 2 तो कम से कम कहें, 3 में से यही होता है 2/3 का मतलब। इसी को विशेष बहुमत कहते हैं। ठीक है, तो सर विशेष बहुमत तो आपने समझा दिया। अब विशेष बहुमत में भी क्या है, कई एक चीज़ें हैं। अगर कोई बहुत बड़ा चेंजेस लाना है, जैसे विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, 368 में मतलब ये 3 तरह के विशेष बहुमत है। एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों के, एक तो विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत आपका क्या है? जो सदन में लोग उपस्थित हैं, मतदान करने वाले और उपस्थित, उनका 2/3 लोग कह दें कि हाँ संशोधन कर दो। और एक और है जिसमें विशेष बहुमत की तो ज़रूरत होती ही होती है, और कुल जो राज्य हैं आपके 28, 29 और जो भी आपके यूनियन टेरिटरी, इनको भी जोड़ लिया जाए तो मान लिया कि हमारे 36 कितने, 28 और 8 कितने, 36 राज्य हैं। तो 36 राज्यों में से इसके आधे कितने हुए? आपके 18। तो 18 नहीं बल्कि 19 राज्यों को ये कहना होगा कि हाँ ये संशोधन कर दीजिए। 50% प्लस 1 मतलब 19 राज्यों को ये कहना होगा। अगर 19 के 20 कहते हैं तो और बेहतरीन बहुमत हो जाएगा, लेकिन 19 को तो कहना ही पड़ेगा कि चेंज करो, ये चीज़ इसको हटाओ, इसको लगाओ, तब ये जाके संशोधित होगा। अब एक आपका और विशेष बहुमत, आपका विशेष बहुमत नहीं, एक और तरीके की प्रक्रिया है जिसको साधारण प्रक्रिया कहते हैं, या नॉर्मल प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, साधारण बहुमत बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, संसद में सामान्य बहुमत से पास हो जाता है। ये संसद में क्या होता है? सामान्य बहुमत से पास हो जाता है। सर सामान्य बहुपद क्या, बहुपद बोलता हूँ मैं, कहाँ चला गया हूँ मैं, बहुपद नहीं बहुमत होता है सर, बहुमत। तो बहुमत साधारण प्रक्रिया में क्या होता है? संसद में सामान्य बहुमत से पास होता है। सामान्य बहुमत क्या होता है सर, ये तो समझाइए हमें। सामान्य बहुमत ये होता है, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती होंगी, कभी भी नहीं समझ में आती होंगी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अभी फिर से समझा दूंगा। सामान्य बहुमत क्या होता है, जैसे कि 100 लोग आपके हैं, तो 100 में से 50% तो आपके होने चाहिए, और एक आपका और होना चाहिए। 100 में से 50 तो होने चाहिए और एक और होना चाहिए, मतलब 51 लोग आपके साथ होने चाहिए। 50% प्लस होना चाहिए। सीधी सीधी मैं बोलूँ तो 50% से ज़्यादा लोग जब तक आपके साथ नहीं होंगे, आप उस प्रक्रिया को संशोधित नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है साधारण बहुमत। और वही अगर विशेष बहुमत की बात आ जाए, फिर से मैं यहाँ से लेता हूँ, तो इसमें 66% पता है कितना होता है आपका? 2/3 जिसको बोलते हैं। 100 का अगर 2/3 आप निकालेंगे तो लगभग 66% ही निकलता है, 66। तो वो आपका होता है 66%। जब तक उसमें नहीं होंगे तब तक आपका बहुमत पास नहीं होगा। तो ये आपके क्या हैं, बहुमत हैं। और ये कठोर लचीले संविधान की ही बात थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब संघीय व्यवस्था में देखते हैं। देखिए संघीय व्यवस्था क्या कहती है और एकात्मकता व्यवस्था क्या कहती है। तो एकात्मकता और संघीय व्यवस्था में क्या आपका कनेक्टेड चीज़ें हैं और क्या आपकी डिफरेंशियल हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो संघीय व्यवस्था और एकात्मकता की ओर झुकाव। संघीय व्यवस्था में ये फीचर होने चाहिए, एकात्मकता में ये फीचर होने चाहिए। संघीय व्यवस्था क्या कहती है, जो राज्य हैं उनको भी पावर होनी चाहिए। जैसे कि केंद्र में तो आपकी शक्ति है ही है, प्रधानमंत्री तो शक्तिशाली हैं ही हैं, लेकिन जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं उनको भी अपनी पावर होनी चाहिए। उन्हें भी अपने राज्य के लिए कानून बनाना, अपने राज्य के लिए नीति निर्माण करना, अपने राज्य के लिए डेवलपमेंट करना, ये शक्तियाँ तो उनके पास होनी ही चाहिए। तो बात तो सही है, शक्तियों का विभाजन तो होना ही चाहिए संघीय व्यवस्था में। और क्या है, देखिए संघीय व्यवस्था को एकदम मैं बिल्कुल बेसिक से बता दूं, बिल्कुल बेसिक से समझ लीजिए एकदम। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं और कई लोग सब हैं, मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग अलग अलग अपना प्रशासन चला रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, हम लोग एक संघ बना लेते हैं, हम लोग एक हैं, लेकिन काम अपना अपना अलग अलग करेंगे, काम अपना अपना अलग अलग करेंगे। हम अपना राज्य चलाएंगे, तुम अपना राज्य चलाओ, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो हम एक हैं। क्या है, यही संघीय व्यवस्था है। कुछ भी अगर होता है तो हम एक हैं, तब हम एक हो जाएंगे। अगर कोई बाहरी कुछ भी कोई ऐसी चीज़ आती है जिसमें हमको बहुत बड़ा योगदान करना है और हमको एक साथ हो जाना है, तो वहाँ पे हम एक हो जाएंगे। लेकिन वैसे अपनी अपनी कानून चलाओ, सबके पास पावर है, करो। तो ये होती है आपकी संघीय व्यवस्था। और लिखित संविधान इनका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वरना पता ही नहीं चलेगा हमारा कानून क्या है, आपका क्या है, इनका क्या है। ठीक है,
द्विसदनीय व्यवस्था, और इसमें क्या है, दो सदनीय व्यवस्था होती है, क्योंकि शक्तियों का डिवीजन तभी तो होगा जब सदन होंगे अलग अलग। एक सदन होगा तो कैसे हो पाएगा आपका संघीय व्यवस्था। सर्वोच्च, संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान ही पावरफुल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, कानून की बहुत ही बड़ी सर्वोच्चता होनी चाहिए, और संविधान की कठोरता भी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं चेंज कर दिया, आज नहीं पसंद आया तो इन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। तो संविधान संशोधन संघीय व्यवस्था में ये फीचर होने चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और संविधान में संघीय शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में इस संघीय शब्द को नहीं दर्शाया गया है। ये संघीय व्यवस्था एक भावना है, एक कॉन्सेप्ट है, जो कि भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। अब एकात्मकता की ओर झुकाव रखने वाले आपके शब्द कौन कौन से हैं, तो एकात्मकता की ओर झुकाव क्या है, एक सशक्त केंद्र होना चाहिए। जैसे आपके 28 राज्य हैं और 6 आपके 8 क्या हैं आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन केंद्र तो एक ही है ना, केंद्रीय सरकार तो एक ही है ना, तो पूरी की पूरी पावर तो केंद्र में ही है, वो कुछ भी कर सकती है। तो सशक्त कौन है, केंद्र ही है। और एक संविधान है हमारा केवल राज्यों का संविधान, हमारा राज्यों का संविधान नहीं है, हमारा सिर्फ भारत का संविधान है। और उसी संविधान में राज्यों और सबके क्या हैं बातें लिखी हुई हैं। एकल नागरिकता की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि आप भारत के हैं तो आपके भारत की तो नागरिकता आपकी है ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो ऐसा नहीं आपको उत्तर प्रदेश का भी नागरिक माना जाए। नागरिक आप भारत के ही रहेंगे, निवासी आप उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। और संविधान का लचीलापन भी होना चाहिए, क्योंकि एकात्मकता की ओर झुकाव है तो लचीलापन तो बनता है, क्योंकि अब वही शक्तिशाली है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। किसी भी राज्य के संविधान को, किसी भी राज्य के कानून को, किसी भी राज्य के लिए अलग कॉन्सेप्ट बना सकता है। तो ये एकात्मकता की ओर झुकाव की बात होती है। एकीकृत न्यायपालिका, हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका क्या है, लोअर कोर्ट। तो ये अलग अलग हमारे क्या हैं, जरूर हैं, लेकिन ये इंटीग्रेटेड हैं। मतलब अगर आपका लोअर कोर्ट में कोई मामला है, वहाँ से आपका नहीं पास होता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट में भी नहीं आपका बनता है मामला तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर यही आपका एकीकृत नहीं होता तो आप नहीं जा पाते, इसी को एकीकृत कहते हैं। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये भी क्या है, एकात्मकता की ओर क्या है, एक झुकाव है, एक शक्ति है, एकात्मक है ना, एकात्मक। तो राज्यपाल जो राज्यों में होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अखिल भारतीय सेवाएं, आईपीएस, आईएएस ऐसी सेवाएं, ये क्या हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आपातकालीन प्रावधान में केंद्र ही सबसे पावरफुल होता है, राज्यों की शक्तियां छीड़ हो जाती हैं। और यहाँ पे जो मैंने शक्तियों का विभाजन बताया था, तो ये चीज़ तो बताना ही भूल गया मैं, क्या है, शक्तियों का विभाजन के लिए 3 हमारी अनुसूचियाँ दी गई हैं, जिसमें आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, और ये हमारी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं। तो संघ सूची जिस पे आपका क्या है, केवल केंद्र आपके कानून बना सकता है, राज्य सूची जिस पे राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची जिस पे राज्य और क्या है, केंद्र दोनों ही संविधान बना सकते हैं। तो इसीलिए तो संघीय व्यवस्था है हमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली विशेषता को पढ़ते हैं, सरकार का संसदीय रूप। सरकार हमारी कैसी है, संसदीय है। तो सरकार 2 तरह की होती है, एक तो आपकी होती है संसदीय सरकार, और दूसरी आपकी होती है अध्यक्षीय सरकार। और ये जो संसदीय सरकार का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन में है, और जो अध्यक्षीय आपकी सरकार है ये कॉन्सेप्ट आपका अमेरिका में है। अब संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार में आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये आपका क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका अध्यक्षीय सरकार का है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन होता है। विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन होता है, क्योंकि यहाँ पे विधायिका केवल कानून बनाती है और कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को लागू करती है। समझ रहे हैं आप, विधायिका यहाँ पे कानून बनाती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। तो ये इनमें शक्तियों का अलग अलग विभाजन तो होना बनता है। लेकिन जो संसदीय है ना, उसमें विधायिका और कार्यपालिका एक ही होती है, जो कानून बनाती है वही लागू करती है। तो उनमें समन्वय तो होना ही होना है, आपका कनेक्टिव टिश्यू तो होना ही होना है, कनेक्टिविटी तो उसमें होनी ही होनी है ना। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जो हमारी सरकार है वो संसदीय, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, देखिए ये जो एरो आपका गया है ना, किस कलर का है ये मुझे पता नहीं कौन सा कलर है, फिलहाल ये बैंगनी कलर का दिखता है मुझे, तो वही एरो जो आपका गया है उससे आप समझिए
ये भारत है और ये आपका ब्रिटेन है। भारत और ब्रिटेन, देखिए भारत में क्या है और ब्रिटेन में क्या है। भारत, पहले ब्रिटेन को देखिए, इसमें क्या है, उत्तराधिकारी व्यवस्था है। इसमें उत्तराधिकारी व्यवस्था क्या है, उत्तराधिकारी व्यवस्था ये है कि इसमें ब्रिटेन में एक राजा होता है और राजा का बेटा ही राजा बनता है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्रिटेन में जो, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति होता है तो ब्रिटेन में उसकी जगह पे राजा होता है और राजा का ही बेटा राजा बनेगा, यही उत्तराधिकारी व्यवस्था होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में गणतंत्र व्यवस्था है और निर्वाचन के द्वारा ही किसी को हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनाया जाता है। ठीक है। अब संसदीय सरकार किस लिए होती है, क्योंकि उत्तरदायी सरकार बन सके। क्या है, गवर्नमेंट कैसी हो सके आपकी, उत्तरदायी आपकी गवर्नमेंट बन सके, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार सरकार हो सके, इसके लिए आपका संसदीय स्वरूप होता है। और मंत्रिमंडल इसमें होता है, मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की सरकार होती है। अगर मंत्रिमंडल आपका भंग हो जाए तो सरकार भंग हो जाती है। राज्यों में 2 सदनीय सरकार होती है, राज्यों में भी इसमें 2 सदनीय सरकार होती है। वास्तविक एवं नाममात्र के शासक होते हैं इसमें, जैसे कि प्रधानमंत्री आपका क्या है, वास्तविक शासक है, और नाममात्र के आपके कौन है, आपके प्रेसिडेंट आपके नाममात्र के शासक हैं। और विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। विधायिका के समक्ष जो भी कार्यपालिका कार्य करती है, कानूनों को लागू करती है, वो विधायिका के प्रति उसकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। क्या होती है, जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता भी होती है। मंत्री क्या होते हैं, उसके सदस्य होते हैं विधायिका में। जो आपके सांसद हैं, ये क्या है, मंत्री ही तो होते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। जैसे कि केंद्र में तो प्रधानमंत्री होगा, राज्य में आपका मुख्यमंत्री लीडर होगा। निचले सदन का विघटन हो सकता है, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा। विधानसभा राज्य में होती है, निचला सदन है। लोकसभा केंद्र में होती है, निचला सदन है। इनका विघटन हो सकता है। तो ये क्या है, संसदीय स्वरूप होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसदीय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इसको समझने की कोशिश करिए। और इसको थोड़ा मुझे भी समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी इस पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया है। तो अगर थोड़ा भी मिस्टेक हो रहा है, अगर हो भी जाए, पहले तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो कोऑपरेट करना। फिलहाल तो कोऑपरेट करने की ऐसी कोई नौबत नहीं आने वाली है। देखिए यहाँ पे समझने की आराम से कोशिश करते हैं। संसदीय संप्रभुता ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि संसदीय सरकार भी हमारी वहीं से आई है और संसदीय संप्रभुता भी वहीं से आई है। क्यों, पहले तो संप्रभुता का मतलब समझ लीजिए। संप्रभुता का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि अगर आपने शुरू से मेरी क्लासें देखी हैं। संप्रभुता वो चीज़ होती है जिसमें हम अपने सारे निर्णय लेने में खुद सक्षम हों, वो हमारी संप्रभुता है। तो भारतीय जो संसद है, इसकी जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन से आई है। ठीक है। और भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कार्य करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब इसमें क्या है, विधि के द्वारा अगर कोई प्रक्रिया है, इसमें क्या है, भारत जो है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। आपका क्या है, ये 2 पॉइंट मैंने, एक ये पॉइंट, इनको देख लेते हैं। क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में देखिए क्या है, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती हो। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ही है कि आप जो भी कानून बनाएंगे वो इस दायरे में होना चाहिए कि वो संविधान के किसी भी बेसिक फीचर को क्या है, उसका उल्लंघन ना करती हो। बेसिक फीचर का, बेसिक स्ट्रक्चर को हर्ट ना करती हो। और क्या है, न्यायपालिका ऐसे सभी कानूनों को रद्द कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर को विरुद्ध हों। समझ में आया कि संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता में क्या समन्वय है। क्या है कि संप्रभुता क्या है, संसद क्या बोलता है, संसद में ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो ना करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। और अगर ऐसा बन भी जाता है तो न्यायपालिका ऐसे कानूनों को क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हों। और ये बेसिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ी चीज़ है। बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की जान है, संविधान की आत्मा है, संविधान का दिल जिगर सब कुछ आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर हटा दिया तो पूरा का पूरा भारत तहस नहस हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। ये है बेसिक स्ट्रक्चर।
फ़िलहाल तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पे कोई बात ही नहीं की है, लेकिन फिर भी आपको उसकी महिमा समझ में आ गई होगी, उसकी जो मूलभूत बात है वो समझ में आ गई होगी। और जो न्यायिक सर्वोच्चता है ये अमेरिका से ली गई है। न्यायिक सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? अमेरिका में। भारतीय जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो कहाँ से आई है? अमेरिका से आई है। लेकिन अमेरिका से कम है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायिक रिव्यू है, सब कुछ जो भी है वो अमेरिका की तुलना में थोड़ा कम है। और अमेरिका में यहाँ पे क्या है, विधि द्वारा, विधि की नियत प्रक्रिया या विधि की विधिवत प्रक्रिया इसको बोला जाता है, जबकि भारत में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। तो इसलिए थोड़ा फ़र्क भी होना चाहिए। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, विधि की विधिवत प्रक्रिया क्या है, इसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, तब जाके ये सही से समझ में आएगा। तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। अगर बनता है तो न्यायपालिका उसका हनन कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है, उसको वॉयलेट कर सकती है। तो ये आपकी क्या है, विशेषताएं हैं। और आज की जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक रहने वाली है। बाकी जो आपकी फीचर्स थे इसमें, विशेषताओं में, वो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। मतलब ये मूलभूत बातें थी जो मैंने आपको बताएं। तो क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल महान सच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों अच्छे कमेंट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब मोटिवेशन कैसे मिलता है देखिए मैं बताता हूँ। एक कमेंट आया मेरे पास, बहुत ही जानदार कमेंट आया। उस बच्चे ने इतना शानदार कमेंट किया, मतलब मज़े ही आ गया मुझे पढ़ के, कि कहा कि सर मैं यूट्यूब चला रहा था और वीडियोज़ देख रहा था कि कौन सी वीडियो अच्छी है पढ़ाई से रिलेटेड, तो स्क्रॉल कर रहा था मैं, और स्क्रॉल करते करते मुझे आपकी वीडियो दिखाई पड़ी। जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें उसने देखते ही टाइम पे कमेंट किया कि अभी 40 मिनट ही देखते हुए हैं, और मतलब वीडियो इतनी क्वालिटी पूर्वक है, इतनी क्वालिटी है वीडियो में कि मेरे पास इसके लिए कोई जवाब नहीं है। लाजवाब आपकी क्या है, वीडियो है। दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, ऐसा इसने कमेंट मेरे पे किया। तो मज़ा आ गया मुझे उस कमेंट को पढ़ के। मतलब मुझे लगा कि हाँ, मेरे पढ़ाने में तो दम है, अब मुझे और भी मेहनत करना चाहिए। तो ऐसे आप अगर कमेंट करते हैं तो बहुत बहुत मतलब एक मोटिवेशन मिलता है। तो आप अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप मेरे लिए करेंगे उतना ही बेहतर मैं आपके लिए कर पाऊँगा, क्योंकि बिना मिलके तो कोई कुछ होता ही नहीं है। तो अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।